हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एमजेटी ऐप पर, तो आप वहां पर से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। आज की वीडियो शुरू करने से पहले तो केंद्र सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को नियुक्त कर दिया है। ये दूसरे नंबर के सीडीएस होंगे। दिलीप ट्रॉफी जीत लिया है वेस्ट जोन ने। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है और सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान को अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। वहीं महाराष्ट्र राज्य ने 2021 में विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना शुरू किया है। एएसआई ने मध्य प्रदेश में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज करी हुई है और जूलियस बेयर कप मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है और आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। क्विकली आपने रिवीजन किया कल के करंट अफेयर का। अब बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 सितंबर को। अच्छा, इस बार ये 29 सितंबर को मनाया गया है। हर बार 29 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। 29 सितंबर 2022 को ये मनाया गया है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो थर्सडे होता है ना, वो इस बार 29 सितंबर को पड़ा। हर बार प्रत्येक वर्ष आखिरी गुरुवार जो होता है सितंबर महीने का, उसी के दिन ये मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ओके, आप कमेंट करके मुझे बताओगे राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। तो प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के आखिरी थर्सडे को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। ये 1978 से शुरू हुआ मनाया जाना। 1958 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सम्मेलन के अनुकूलन दिन को भी ये चिन्हित करता है और इसी दिन को देखते हुए मनाया जाता है। एक और दिवस था दोस्तों इंपॉर्टेंट, उसको भी मैंने यहीं पर ले लिया इसी एक्सप्लेनेशन में। उसके लिए अलग से क्वेश्चन क्या लेता। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस या कहें कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है, ट्रांसलेशन को बढ़ावा देने के लिए और उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। इसकी थीम है इस बार की ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। क्या है? ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। बस केवल आपको इतने से ही मतलब है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सितंबर महीना बीत गया है तो लास्ट बार मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ डे एंड थीम का हर बार की तरह। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 1 से 30 सितंबर यानी पूरा का पूरा सितंबर महीना राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 14 सितंबर को हिंदी डे और 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया गया। 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वहीं पर दोस्तों 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे, 25 सितंबर को अंत्योदय डे और 25 सितंबर को ही वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया जाता है। वहीं 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, 28 को वर्ल्ड रेबीज डे, 29 को विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे और 29 को ही वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया और 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए, थीम भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसे याद भी कर सकते हैं। अगला, हाल ही में किसने गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुजरात में 36वां नेशनल गेम स्टार्ट हो चुका है। इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया उस स्टेडियम का भी नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहां पर सिचुएटेड है? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीएम मोदी ने 36वें नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन किया हुआ है, जो कि चलेगा 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। इस बार का मोटो रखा गया है इसका सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। अच्छा, कई वर्षों के बाद ये नेशनल गेम्स हो रहे हैं। 36वां नेशनल गेम दोस्तों हो रहा है 35वें के 7 साल बाद के आसपास में। देखिए, अब पिछला वाला हुआ था 2015 में और उसके बाद से अब जाकर के हो रहा है 2022 में।
बीच में होने वाला था लेकिन कोविड आ गया तो फिर से 2 साल के लिए टल गया। इस बार गुजरात के 6 शहरों में हो रहा है। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में ये खेले जाएंगे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को एक नारा भी दिया है, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। क्लियर। अगला, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की घोषणा करी? तो दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की घोषणा करी है। अब यहीं से आपके मन में तुरंत एक बार रिवीजन पॉइंट आ जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही नाइट सफारी चर्चे में आई थी। नाइट सफारी पार्क चर्चे में आई थी और ये होने वाली थी भारत की पहली। ये कहां पर स्थापित करी जाएगी? तो लखनऊ में, आप बताएंगे लखनऊ में, ठीक है, सिंगापुर मॉडल पर नाइट सफारी होगा। नाइट सफारी वाला पहला देश सिंगापुर, और अगर भारत में पहले पूछी जाए तो आप बताएंगे लखनऊ। ठीक है, फिलहाल हरियाणा जो है ये सबसे पहला नहीं, सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाएगा। ठीक है, और ये नाइट सफारी नहीं होगी, ये सफारी पार्क होगा सिर्फ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है, हरियाणा टू डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क कवर 10,000 एकर्स। 10,000 एकड़ में ये फैला होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा। अभी तक जो था ना वो दोस्तों दुबई में था, वो 2,000 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन अब ये इसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। ठीक है, यूएई वाला रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ये 10,000 एकड़ में फैला होगा सफारी पार्क, गुरुग्राम और नूह जिले में होगा, हरियाणा में। तो इसके मैनेजमेंट के लिए अरावली फाउंडेशन भी बनाया जाएगा। अभी के टाइम पर यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर सरजाह सफारी पार्क है जो कि 2,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर है? तो हरियाणा जो है दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने जा रहा है अरावली रेंज में। हरियाणा आया है, आप हरियाणा देख पाओगे मैप में, कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये रहा हरियाणा। क्लियर है ना? बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से सीएम है। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। रविशंकर झा जी हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। क्लियर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क नाम आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे कालेसर भी पूछा जा चुका है। अगला, हाल ही में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किसने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया? तो ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है दोस्तों सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, सीबीआई लॉन्चेस ऑपरेशन गरुणा, अरेस्टेड 175 एलिग्ड ड्रग स्मगलर। 175 एलाइड जो ड्रग स्मगलर हैं वो पकड़े भी गए हैं इसके तहत। ये वैश्विक ऑपरेशन जो है हिंद महासागर क्षेत्र में ज्यादा चलाया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो बाहर से स्मगलिंग होती है ना ड्रग की, उनको कैसे रोका जाए। इसके साथ साथ इंटरपोल भी सहायता कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी जो है ये भी हेल्प कर रही है। तो सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंटरपोल ये सब मिल करके ऑपरेशन गरुड़ चला रहे हैं और इसके तहत ड्रग स्मगलर्स को पकड़ रहे हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। सीबीआई, अभी कुछ दिन पहले सीबीआई एक और चर्चे में आई थी अभियान को लेकर के। देश भर में ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ इसने ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया था, मेघ चक्र। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ था, इसके लिए मैं ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था। और यहाँ ऑपरेशन गरुड़ है ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। सीबीआई बोले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में स्थापना हुई थी। सुबोध कुमार जायसवाल जी इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत है 40वें स्थान पर। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया क्लाइम्स 6th नॉच टू 46th पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 6 अंकों का जंप हुआ है, 6 पोजीशन का जंप हुआ है और उसके बाद इंडिया है 40वें स्थान पर। पहले पर है स्विट्जरलैंड, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, ये टॉप 5 पर है। ठीक है, इसमें इंडिया 40वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट आपको इंडिया वाला ज्यादा ध्यान देना है, या तो आपसे पहली रैंक पूछी जाएगी या तो आपसे इंडिया की रैंक पूछी जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने को मिला है कि तुर्की जो है ये भी भारत के साथ साथ पहली बार 40 में, टॉप 40 में शामिल हुआ है। तुर्की 37वें स्थान पर है, भारत 40वें स्थान पर। ये दो बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। जारीकर्ता भी पूछा जाता है कभी कभी, जारीकर्ता भी पूछा जाता है कभी कभी। क्लियर। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद, इन तीनों को सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार से। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इन तीनों को अलग अलग वर्ष के लिए सम्मानित किया गया है। कुमार सानू को दोस्तों सम्मानित किया गया है 2021 के लिए, शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है 2019 के लिए, और आनंद मिलिंद की जो जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी को सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चूंकि सन डिसाइड है नहीं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया पूछा गया है, इस वजह से यहाँ पर आप उपरोक्त सभी लगा देंगे। अभी यहाँ पर पूछा होता राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, या 2021 से, या 2019 से, तब आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद टू गेट लता मंगेशकर अवार्ड। क्लियर। तो इन तीनों को सम्मानित किया गया है, या इन चारों को कह सकते हैं, आनंद मिलिंद की जोड़ी है। ठीक है। तो प्रसिद्ध जो दोस्तों पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर हैं कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, और संगीतकार जोड़ी है आनंद मिलिंद, इन तीनों को सम्मानित किया गया है। तो लता मंगेशकर की जयंती के अवसर पर, जो कि 28 सितंबर को होती है, इंदौर में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। लता मंगेशकर की ही जयंती पर मैंने आपको बताया था कि एक लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है। किस जिले में? उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला, हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी बनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी है इटली के इतिहास में, और ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। एक और चीज, ये पहली बार इटली के इतिहास में हुआ है कि वहां पर पहली बार राइट विंग का कोई बना है लीडर। ठीक है, राइट विंग से, दक्षिणपंथी विचारधारा से पहली बार कोई बना है प्राइम मिनिस्टर, और पहली महिला भी बनी है। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी वही है दोस्तों जो फांसीवादी तानाशाह बेनोटो मुसोलिनी की बहुत ज्यादा समर्थक मानी जाती रही हैं, और इस्लामोफोबिक नेता माना जा रहा है इनको। ठीक है, तो जॉर्जिया मेलोनी फिलहाल इटली की नई महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है पहली, और ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से हैं, जिनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। क्लियर। इटली आया है। चलिए वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं आपको इटली है कहां पर। वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे, ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, और जैसा कि मैं आपको हमेशा इटली का ही रेफरेंस दिया करता हूं कि आते ही यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते ही सबसे पहले नजर आपको पड़ना चाहिए आपकी पूंछ वाले देश पर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पूंछ वाला देश है। देखिए इटली को एक्चुअली में यहाँ पर यूरोप का भारत कहा जाता है, यूरोप का हिंदुस्तान, यूरोप का इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी प्रायद्वीप देश है। तीन तरफ से ये भी पानी से एक प्रकार से घिरा हुआ है। फिलहाल स्ट्रक्चर में, शेप में तो बिल्कुल बराबर नहीं है इंडिया की तरह। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इटली है। ठीक है, ये अपना बॉर्डर देखिए स्विट्जरलैंड वगैरह से शेयर करता है, मोनाको से। ओके, फिलहाल इटली की कैपिटल रोम होती है। रोम, रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है, और रोम में ही आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। यूएनएफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली के रोम में ही है। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी करेंसी यूरोपियन यूनियन का ये सदस्य है, तो यूरो, यहाँ की भी करेंसी यूरो है। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया। मारियो द्राघी अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे, और अब इटली को मिला है पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। आगे देखते हैं। हाल ही में मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो मेडागास्कर में दोस्तों भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं बंडारू विल्सन बाबू। कौन? बंडारू विल्सन बाबू। द मिंट का आर्टिकल है, बंडारू विल्सन बाबू अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर टू मेडागास्कर। ठीक है, तो अब मेडागास्कर में ये होंगे, भारतीय विदेश सेवा के ये अधिकारी रहे हैं। अभी तक विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में काम करते रहे हैं। पिछले दिनों में कई दोस्तों राजदूत के रूप में नियुक्तियां हुई, जिनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब आप याद कर लीजिए। प्रकाश चंद्र जी को बनाया गया है इरिट्रिया में भारत का राजदूत। संजय कुमार वर्मा को बनाया गया है कनाडा में भारत का राजदूत। नागेश सिंह को बनाया गया है थाईलैंड में भारत का राजदूत। प्रणय वर्मा बनाए गए बांग्लादेश में भारत के राजदूत। सुधाकर दलेला बनाए गए भूटान में भारत के राजदूत, और वहीं प्रदीप कुमार रावत जी बनाए गए चाइना में भारत के राजदूत, और नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्लियर है ना? भारत का राजदूत क्या होता है? समझ लो उस देश में जो इंडियन एम्बेसी होती है ना, वो उस एम्बेसी का जो अध्यक्ष होता है, समझ लो कि
वो होता है राजदूत, ठीक है, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। अगला, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बनाए जाएंगे? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बना दिए गए हैं दोस्तों विनायक गोडसे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, न्यू सीईओ ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया ऑन 1 अक्टूबर। कौन? विनायक गोडसे यहाँ पर, ठीक है, ऊपर आर्टिकल कट गया है। तो विनायक गोडसे जो है ये नियुक्त किए गए हैं और ये नेस्कॉम की जो एक प्रकार से सब यूनिट है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अध्यक्ष होंगे। नेस्कॉम के द्वारा ही इसकी स्थापना करी गई थी, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, DSCI की। तो इसके उपाध्यक्ष, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे विनायक गोडसे, अब ये इसके नए सीईओ होंगे, प्रमोट किए गए हैं। राम वेदसिरी जी की जगह पर आएंगे। अगला, हाल ही में लेवर कप इंडोर टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है टीम वर्ल्ड ने। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हरा करके ये टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। एक्चुअली में रोजर फेडरर, आपको पता होगा दोस्तों, महान टेनिस खिलाड़ी, ये संन्यास लिए हैं, तो इनके सम्मान में एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। ये फेयरवेल टूर्नामेंट था और इस फेयरवेल टूर्नामेंट में टीम वर्ल्ड ने जीत दर्ज की है। क्लियर है? आर्टिकल आप देख पाओगे, फेडरर्स फेयरवेल टूर्नामेंट था ये, ठीक है। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हरा करके जीता है, 13-8 से हराया है। टीम वर्ल्ड की तरफ से फ्रांसिस टियाफो और फेलिक्स ऑगर थे और टीम यूरोप की तरफ से स्टेफानोस सिसिपास और नोवाक जोकोविच थे। लेवर कप जो होता है बेसिकली दोस्तों टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच में एक इंटरनेशनल इंडोर हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट होता है, यानी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। क्लियर है? इसमें यूरोप के अलावा भी बाकी महाद्वीप के खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। रोजर फेडरर का नाम मैंने बीच में लिया था। रोजर फेडरर दोस्तों 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं और एक टाइम पर बहुत लंबे समय तक का इनका करियर रहा है, बहुत लंबे समय तक ये टॉप पर भी बने हुए थे। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया हुआ है, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, उनके बारे में पूछा जाएगा जरूर। तो ये तो थे गाइज आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। आप लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हो और पता नहीं क्या है, यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड भी नहीं कर रहा है। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए वीडियो डेली लाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा डिटेल कंटेंट के साथ लाने का मैं प्रयास करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि समय थोड़ा सा भले से डिले हो जाए लेकिन कंटेंट आपको पूरा मिले। कंटेंट में कहीं से भी आपको कोई डाउट ना रहे, पूरा रिसर्च के साथ आपके साथ लाई जाए, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। चलिए, तो लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। हाइड्रोफोबिया दोस्तों रेबीज के कारण होने वाली बीमारी को कहते हैं और इंदौर जो है अभी भारत में पर्यटन स्थल के नागरिक प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन थे, दोनों के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिटेल में आंसर किया, जिनमें से टॉप 10 के नाम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। रविशंकर हैं, राजन तिवारी, गरिमा जायसवाल, ओम तिवारी, दिव्या अंजल, स्वर्णेश्वर कुमार, विकेश कुमार और अमित कुमार, सरिता गोंड और रितिका वर्मा। आप भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। सिंपली सबसे पहले आपको आंसर करना है डिटेल्स के साथ। आज आपको किसका आंसर करना है? आज आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, भारत में घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली ASI साइट कौन सी है? दूसरा, नवाचार महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है? मौका है आपके पास, जिन जिन राज्यों का महोत्सव आपको याद होना लिख डालिए फटाफट से, ठीक है। और यहाँ पर आप बता सकते हैं भारत के पर्यटन के बारे में जो भी आपको पता हो। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी चीजें हैं वो आप पा सकते हैं MZT ऐप पर डिटेल में PDF के साथ भी। क्विज भी प्राप्त कर सकते हैं, क्विज भी जा करके जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए। और हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डेली क्विज लगाया करें। देखिए क्विज आजकल मैं कहता नहीं हूँ तो लोग इसको सॉल्व नहीं करते हो। आप लोग जा करके क्विज जरूर सॉल्व किया करो, बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है, आप अपने आप से ऑप्शन को क्लिक कर पाते हो, ठीक है। तो क्विज जरूर सॉल्व किया करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।